छात्रों में प्रमोद शुक्ला चैनल के माध्यम से रमापति इंटर कॉलेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के छात्रों को विज्ञान खंड भौतिक में आज आप पहला पाठ पढ़ेंगे, गत मोशन। तो सबसे पहले गत को परिभाषित किया जाए। गत को यदि परिभाषित किया जाता है तो गत एक अवस्था है जो किसी भी वस्तु में समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उस अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। गतियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली लाइनियर मोशन, रेखीय गति, और दूसरा कोणीय गति। रेखीय गति कोई भी वस्तु जब एक ऋजु रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति रेखीय गति कहलाती है। अब आप लोग उदाहरण के तौर पर बहुत चीजों को देखे होंगे जो एक सीधी रेखा में गति करती हों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल की गति, बस, ट्रक, रेलगाड़ी की गति, ये सब रेखीय गति के उदाहरण है। एक सीधी रेखा में गति करते हैं। फिर आता है कोणीय गति। कोणीय गति में भी हम प्रायः दैनिक दिनचर्या में देखते हैं उदाहरण के रूप में। सबसे पहले परिभाषा सुनिए इसकी। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु की गति कोणीय गति कहलाती है। उदाहरण में आप लोग प्रायः घरों में भी दीवार घड़ी होती है, हाथ में भी घड़ी बांधते हैं लोग, तो उसमें सुइयों की गति जो है वो कोणीय गति करती है। ग्रह और उपग्रह की गति, प्रत्येक ग्रह प्रत्येक उपग्रह अपनी अपनी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में गति करते रहते हैं, तो ये सारे सब कोणीय गति के उदाहरण, कोणीय गति कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कोणीय गति और रेखीय गति आप पढ़े उदाहरण देखिए। अब इसी में आप पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति विषयक नियम तथा समीकरण। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम न्यूटन का जो है उसको हम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को, गति विषयक नियम क्या है देखिए पहले। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है
तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, अथवा स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। उसकी गति अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन तभी होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम है। न्यूटन के गतिविषयक प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व एक गुण होता है जो प्रत्येक वस्तु में है। जड़त्व दो प्रकार के, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो उसमें एक गुण कार्य करने लगता है जिसे गति का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो उस वस्तु को गति अवस्था बनाए रखती है या बनाए रखने में मदद करती है। कोई भी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलना ही चाहेगी। कोई गाड़ी रुकी है, खड़ी हुई है तो वो खड़ी रहना चाहती है, क्योंकि उसमें विराम का जड़ कार्य करने लगा। अब गाड़ी अगर चलना प्रारंभ कर दिया तो वह गाड़ी गति के जड़त्व के कारण चलना ही चाहती है। तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, अथवा स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। उसकी गतिमान अवस्था अथवा स्थिर अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आप लोग प्रायः देखते होंगे, अगर कोई कुर्सी या कोई भी वस्तु किसी स्थान पर रखी हुई है तो वह जीवन पर्यंत वह वस्तु उसी स्थान पर रखी रहेगी, जब तक कि उसको हम बाह्य बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रख देते हैं। तो पहला नियम हुआ। दूसरा नियम न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की गति की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका समीकरण रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, या जहां पर यह बराबर बल है, बाह्य बल, यम बराबर द्रव्यमान है और ए बराबर त्वरण है। न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की गति की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक दूसरा नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया में परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जो भी क्रिया किसी वस्तु पर हम करते हैं उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। जैसे कुएं से रस्सी के द्वारा पानी खींचना, रबड़ की गेंद को दीवार पर फेंकना, वह गेंद पुनः दीवार से वापस आना, रॉकेट का ऊपर की ओर उठना और नीचे उसी फोर्स से धुआं फेंकना, घोड़ा गाड़ी में घोड़ों का अपने पैरों से पृथ्वी को धकेलना, बंदूक से निकली हुई गोली का सैनिकों को पीछे की ओर धकेलना, ये सारे उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया के हैं। जब बंदूक से गोली छूटती है
तो गोली जिस वेग से आगे की ओर बढ़ती है उतने ही वेग से पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घोड़े चारों पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पुनः पृथ्वी उस पर उतना ही बल लगाती है और आगे की ओर उनको धकेल देती है। रॉकेट जिस वेग से ऊपर की ओर चलता है उसी वेग से धुआं पीछे की ओर धकेलता है, जिससे उसको गति प्राप्त हो जाती है, गति मिलती है। तो यह तीसरा नियम और प्रक्रिया करनी है। इसी क्रम में समीकरण 20 = u + 80 s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। 3 समीकरण हो गए, जहां पर v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग a द्वारा और t समय होता है। यस विस्थापन और दूरी में डिफरेंस समझ लीजिए। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी शून्य नहीं हो सकती। ये मेन डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। बच्चों को दूरी और विस्थापन में डिफरेंस ना आने के कारण दोनों को एक ही समझ लेते हैं। विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच डिफरेंस होना चाहिए और दूरी के लिए दोनों के बीच डिफरेंस अनिवार्य नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 200 मीटर चला और पुनः उसी बिंदु पर वापस आ गया तो उसका विस्थापन शून्य हो गया, परंतु दूरी 400 मीटर, वो व्यक्ति 400 मीटर की दूरी तय किया। आज बस यहीं तक। अगले पार्ट में आपको आंकिक प्रश्न और तीनों समीकरणों पर सवालें बताई जाएंगी और न्यूमेरिकल के सवाल आंकिक प्रश्नों को भी हल किया जाएगा और ये पार्ट दूसरे पार्ट में खत्म कर दिया जाएगा।